हेलो गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले जो संधि के 4 पार्ट आए हैं उनमें हम लोगों ने स्वर संधि के जितने 8 भेद होते हैं 8 में से 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज लास्ट के जो 2 पार्ट उसके बचे हैं, आज हम लोग वो कंप्लीट करके स्वर संधि पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो स्वर संधि के जो आज हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें पर रूप और प्रकृति भाव संधि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्वर संधि के 8 भेद थे उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्वर संधि के जो 8 भेद थे उसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि अब तक कंप्लीट कर ली है। तो आज पर रूप और प्रकृति भाव संधि हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो इसके फॉर्मूले होते हैं दीर्घ संधि का, जैसे अका सवर्ण दीर्घा हो गया, गुण संधि का आध गुणा हो गया, वृद्धि संधि का वृद्धि रेची, यण संधि का इको यणची, अयादि संधि का एचो अय वायावा, पूर्व रूप का संधि का आपका एंग पदांता दत्ती था। तो ये फॉर्मूले जो इसके सूत्र हैं ये लोग आप याद रखिएगा इसी प्रकार। इससे आपको समझने में मदद मिलती है और हिंट भी मिल जाती है सूत्र याद करने से कि इसमें क्या होगा। जैसे अका सवर्ण से पता चल रहा है कि अक प्रत्याहार के बाद कोई सवर्ण आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है। इसी प्रकार हर फॉर्मूले से आपको पता चल जाता है और साथ में इससे क्वेश्चन भी आता है, तो फॉर्मूले रखने याद जरूरी तो हैं ही। तो चलिए आज के शुरू करते हैं पर रूप संधि से। तो पर रूप संधि क्या होता है उसके पहले उससे फॉर्मूला देख लेते हैं। पर रूप संधि का जो सूत्र होता है वो एंग पर रूपम होता है। तो इसमें होता क्या है कि पदांत में अगर आ अथवा आ मतलब पहला जो शब्द है उसके अंत में अगर आ अथवा आ मतलब हृस्य या दीर्घ में आ कोई भी हो और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसके परे में एकार या ओकार हो तो उस उपसर्ग के एकार या ओकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर अकार या ओकार ए ओ उपसर्ग में मिल जाता है। तो कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्र प्लस एजते जैसे यहाँ पे है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पदांत में आ है और दूसरा जो उसके परे है मतलब जो दूसरा शब्द आ रहा है उसके प्रारंभ में ए है, एकार है मतलब, तो क्या हो गया यहाँ पे प्रेजते हो गया है। जो अकार था उसका लोप हो गया है, तो प्रेजते बन गया। इसी प्रकार उपेशते तो उपेशते हो गया यहाँ पे। तो इसी को पर रूप संधि कहते हैं। इसके रूल देख लेते हैं इसी में। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाए। पदांत में आ हो तो उसका एकार ओकार का लोप हो जाता है और लोप होने से अकार ओकार जो है ए ओ उपसर्ग में मिल के बन जाता है पूरा, जैसे प्रेजते में आपको बताया था। इसके ज़्यादा रूल नहीं है, देख लेते हैं चलिए। तो एंग पर रूपम सूत्र द्वारा यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एंग एंग बताया था आपको प्रत्याहार, इसमें ए ओ स्वर जिसके प्रारंभ में हो ऐसी धातु है तो पूर्व पर के स्थान पे पर रूप एकादेश हो जाता है, इसलिए इसे पर रूप संधि कहते हैं। पर रूप एकादेश हो जाता है मतलब जो दूसरा शब्द का जो प्रारंभ जो वर्ण आ रहा है उसको प्राथमिकता दी जाती है, उसको प्रायोरिटी मिलती है, वही एकादेश के रूप में आगे आता है। बाकी आ का जो है वो लोप हो जाता है। आ या आए या फिर ह्रेस या दीर्घ में कोई भी आए तो उसका लोप हो जाता है और क्रमशः ए और ओ हो जाता है। तो प्रा प्लस एजते आया यहाँ पे तो प्रेजते हो गया। उप प्लस औषधि यहाँ पे आया तो आ है और ओ आया है तो यहाँ आ का लोप होकर उपोषति हो गया। ठीक है गाइज। दूसरा क्या है जो ये वार्तिक दिया गया है संकुदाशिशु पर रूपम वाच्यम, तो इस वार्तिक से संकदु आदि शब्दों में टिभाग का पर रूप का आदेश हो जाता है। देख लेते हैं किस प्रकार। जैसे सक अंदु है सकंदु हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, आ का यहाँ पे लोप हो गया पहले वाले का। मनसीसा मतलब ये आपका एक्सेप्शन केस में आता है। मनसीसा में आपका यहाँ पे मनसीसा हो गया। करकंदु, पतंजलि पतत प्लस अंजलि, यहाँ तो पत और एक अत निकला है तो अत से जो आ है उसका लोप होकर यहाँ पे पतंजलि बन गया है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इसमें एक्सेप्शन केस में आता है। बाकी जो मेन है आपका वो यही है कि एंग मतलब जो एंग है अगर पर रूप में आता है तो उसका पर रूप आदेश हो जाता है। शुरुआत में ह्रस्व आ या आ में कोई आया और इसके बाद ए या ओ में आता है
तो उसको आ जो शुरुआत में आया तो उसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह जो बाद में है उसको सीधी तरीके से वही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे प्रा के जो बाद आ आता है यहाँ पे उसका लोप हो गया है, उसको हटा दिया गया और सीधे यहाँ पर ए लिख दिया गया है, तो ये प्रजते बन गया है। इतना सिंपल याद रखिएगा और इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंगी पर रूपम याद रखिएगा और पदांत में आ या आ हो तो परे में अगर एकार या ओकार में आए तो उसके स्थान पर एकार ओकारी हो जाता है, वो मिल जाता है पहले वाले शब्द से जाकर, और जो पहले वाले पदांत में आ या आ था उसका लोप हो जाता है। तो आपकी पर रूप संधि ये कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे चल के प्रकृति भाव संधि देखते हैं। तो प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है वो है इदु द्विवचनम प्रज्ञहम। इसका क्या मतलब होता है, पहले तो ये सूत्र याद रखिएगा। अब इसे समझते हैं। इदु द्विवचनम मतलब इकारांत उकारांत और एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आता है, जैसे पता चल रहा इदु द्विवचनम मतलब इकारांत आपका हो गया, इदु लिखा है तो उकारांत भी हो गया, एकारांत हो गया। द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। इसके आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, क्योंकि मेन जो इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन्हीं में से आता है। जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इन सबसे ज़्यादातर मेन पूछे जाते हैं। पर रूप पूर्व रूप के बाद प्रकृति भाव संधि से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सूत्र याद कर लीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा। अब तक क्वेश्चन ज़्यादा आते तो नहीं है इससे, लेकिन सब कुछ पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिर देख लेते हैं इसको क्या है कि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव मतलब नेचुरल, जो शब्द है एज इट इज रहेगा, वही इसमें कहा गया है कि ज्यों का त्यों रहता है। प्रकृति भाव संधि ये जो शब्द है इसी समझ में आ रहा है कि प्रकृति भाव रहेगा मतलब नेचुरल रूप में ही लिखा रहेगा। जैसे हरि प्लस ए, तो यहाँ देख रहे हैं कि इकारांत आया है और इसके बाद कोई स्वर आए, ए तो आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हरि ए तो सेम एट इज जैसा है, ज्यों का त्यों एज इट इज रखा रहा। विष्णु प्लस इमो, विष्णु इमो, तो आपका जैसा था वैसा ही यहाँ पे लिख दिया गया है। उकारांत आया है यहाँ पे और इसके बाद दूसरा कोई स्वर आया है तो विष्णु इमो हो गया यहाँ पे। तो देख लेते हैं, इसके नियम में कुछ ज़्यादा नहीं है। नियम इसका ये है कि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। और प्रकृति भाव संधि जो होती है उसमें दोनों शब्दों को मिलाकर एक साथ लिख दिया जाता है। बस साथ में लिखते हैं, कोई वर्ण का आपस में मिलन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। दोनों शब्द अलग अलग लिख दिए जाते हैं बस। तो प्रकृति भाव संधि जो उदाहरण है उनको देख लेते हैं। बस इसमें और कुछ अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना नेसेसरी है बस उतना ही आप लोग समझिए। बाकी जो मेन संधियाँ हैं उनमें अधिक से अधिक उदाहरण आप लोग देखिए और उनको पूरी तरीके से कवर किए कि उनसे क्वेश्चन अधिक होते हैं। इनमें गिने चुने एग्जाम्पल ही होते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हरि ए तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट में यहाँ इकारांत है, इसके बाद दूसरा स्वर्ण वर्ण आया है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, तो हरि ए तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। विष्णु इमो, विष्णु और इमो वैसे ही लिख दिया गया। यहाँ उकारांत था लास्ट में। लते एते, तो यहाँ पे एकारांत है यार लास्ट में, और इसके बाद जो है आपका वो ए आया, वो भी स्वर वर्ण है, तो उस हिसाब से यहाँ फिर से प्रकृति भाव होगी। लते एते अमी प्लस ईसा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकारांत है, इसके बाद दूसरा स्वर वर्ण आया, तो दोनों अमी ईसा अलग अलग लिख दिए गए। फले प्लस अव पतता, तो यहाँ फले आप देख रहे हैं एकारांत आया, इसके बाद दूसरा जो है शब्द उसके प्रारंभ में अकारांत आया है, तो फले अवपतता वैसे लिख दिया गया है। ठीक है गाइस, तो आपका ये प्रकृति भाव संधि भी कंप्लीट होता है। तो आपकी आज पर रूप और प्रकृति भाव संधि दोनों कंप्लीट हुई। तो हम लोग का पूरा स्वर संधि के जो 8 भाग थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। जो आपके 8 थे भेद,
वो होगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि, पररूप संधि और प्रतिभाव संधि। स्वर संधि के 8 भेद थे, वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा लिए गए हैं, जिससे कोई इसमें पररूप जो मेन है आपकी, ये अधिक मेन है। अयादि हो गया, यहाँ से पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव से कम क्वेश्चन आते हैं, प्रकृति भाव से तो बहुत ही कम आते हैं। बाकी पूर्व संधि और पर रूप संधि में ज़्यादा डायमेंशन भी नहीं है, ज़्यादा मतलब संधियाँ मिलती भी नहीं है, तो समझ में आ जाता है आसानी से कौन सा पूर्व रूप है, पर रूप है। प्रकृति भाव संधि में अलग ही अलग लिखा होता है, इसलिए इनको समझने में आसानी रहती है। बाकी इसमें काफ़ी वेरिएशन मिलते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि में। तो ये संधियाँ जो हैं आप बहुत अच्छे से समझ के इनको सूत्र से, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से देख के आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अब जो है आपका वो व्यंजन संधि स्टार्ट होएगा, तो आज व्यंजन संधि थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी अगली जो क्लास होगी आपकी वो व्यंजन संधि से स्टार्ट होगी, और उसके पार्ट्स जो होते हैं व्यंजन संधि उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आज हल्का सा देख लेते हैं इसमें क्या होता है। व्यंजन क्या है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने। स्वर संधि में क्या होता था, स्वर संधि में स्वर के साथ ही मेल होता था, लेकिन व्यंजन संधि जो है उसमें व्यंजन का स्वर या व्यंजन किसी के साथ भी मेल हो जाए तो उस जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जैसे बताया था आपको, हल संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि से स्वर संधि के अपेक्षा अधिक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है। व्यंजन के बाद स्वर भी मिल जाता है, फिर व्यंजन भी हो जाता है, तो समझने में भी दिक्कत होने लगती है कौन किस संधि से आ रहा है एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से एक एक जो संधि आपको बताएंगे उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, उनके सूत्र याद करिएगा, एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सब क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं, बस धीरे धीरे करते जाइए। शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि आपको एक एक समझ में आता जाए, कोई जल्दबाजी मत करिए। तो व्यंजन संधि जो है वो स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और 2-3 उदाहरण अभी के लिए देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे उन लोग व्यंजन संधि। जैसे उत प्लस उल्लास है, यहाँ देख रहे हैं कि ता जो है लास्ट वाला यहाँ पर वो व्यंजन है, और उल्लास इसका स्वर मिल रहा है, तो ता का जो है यहाँ ला आदेश हो जाता है तो उल्लास बन गया है। तो इसी प्रकार अप प्लस ज है, यहाँ पे हलंत है हर जगह, दोनों व्यंजन व्यंजन है। पा का जो यहाँ पे है बा आदेश हुआ है तो यहाँ पे अब जो हो गया है। तो ठीक है गाइस, अगली क्लास में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।